पहला क्वेश्चन है रॉकीज माउंटेन रेंज कहाँ पर? तो रॉकीज जो है ये भी फोल्ड माउंटेन है और ये अमेरिका में है। और हमारी तरह इसकी पोजीशन ऐसे नहीं है कि ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ इस तरह से कुछ हो। इसकी जो पोजीशन है वो नॉर्थ से साउथ तक है। मतलब अगर इसकी बात की जाए किस तरह से है मैप में ना, इसका इस तरह से है। कुछ इस तरह से पनामा, यहाँ पे एक कनाल है, उसका नाम है पनामा कनाल। यहाँ पे एक कनाल बनी हुई है, उसका नाम है पनामा पनामा कनाल। यहाँ पे छोटा सा गैप है जो कि इसको जोड़ देता है पनामा कनाल को। बीच में यहाँ पे छोटा सा गैप है, तो वो इधर यहाँ से यहाँ बना है, मतलब अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। तो यहाँ पे पनामा कैनाल है। और जो रॉकीज की पोजीशन है, रॉकीज कुछ इस तरह से इस तरह से है रॉकीज यहाँ पर। और ये भी फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन काफी टाइप के माउंटेन होते हैं। एक तो वोल्केनिक माउंटेन होता है, वोल्केनो से जो बनते हैं वो वोल्केनिक माउंटेन। एक फोल्ड माउंटेन होता है, फोल्ड माउंटेन होता है। फोल्ड माउंटेन में क्या होता है कि किसी भी उसमें लैंड में अगर फोल्ड आ जाता है, फोल्ड मतलब क्रैक हो जाती है, और एक जो है रॉक वो नीचे चला जाता है, जो पूरी चट्टान है वो नीचे है और कुछ ऊपर उठाती है, तो उसकी हाइट बड़ी हो जाती है। तो जो फोल्ड हमारे यहाँ पे जो रॉक है फोल्ड वाले, सतपुराज को कहा जाता है। सतपुराज है ना, ये इट काइंड ऑफ फोल्ड। जैसे कि अगर सतपुरा की बात करी जाए इंडिया की, तो इंडिया में फोल्ड है। इंडिया में सब तरह के हैं, अरावली फोल्ड माउंटेन है, हिमालयन फोल्ड माउंटेन है और फोल्ड माउंटेन भी है। वोल्केनिक माउंटेन हमारे यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक वोल्केनो है अंडमान और निकोबार में, वो है बैरन आइलैंड। ठीक है, बस बैरन आइलैंड है हमारे यहाँ पे, और वोल्केनो है नहीं। तो अगर इंडिया की बात की जाए, अगर यहाँ से हम लें तो ये तो होगा हिमालय। और सतपुराज जो है ना कुछ ऐसे हैं, इस तरह से। तो ये फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये फोल्ट है। मतलब एक टाइम पे एक फोल्ट क्रिएट हुआ था इसमें, इंडिया में। तो अब वो फोल्ट इस तरह से है, दिल्ली से इस तरह से ऐसा फोल्ट है वो। ठीक है, अब इसका जो वो है एविडेंस, वो कैसे पता चला कि यहाँ पे फोल्ट है? एक तो यहाँ पे बेटा रिफ्ट वैली है। रिफ्ट, जो फोल्ड के बीच में वैली क्रिएट हो जाती है उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। तो उसी रिफ्ट वैली में से यहाँ से नर्मदा और तापी निकले हुए हैं, नर्मदा नदी और तापी नदी। ठीक है, और ये जो है, ये साइड जो है ये कम सबमर्ज है पानी में। बट अगर तुमने मुंबई की पोजीशन देखी है, तो मुंबई जो है वो पहले लैंड मास था, ये पूरा लैंड मास था। ये अब ये पानी के नीचे है सारा, ये वाला सारा पानी के नीचे है। तभी तो इधर इस साइड बीच नहीं है। इस साइड बीच क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लैंड मास जो है पानी के नीचे सबमर्ज हो गया। जब फोल्ट क्रिएट हुआ तो ये इंक्लाइन होके नीचे चला गया। ये वाला पार्ट, इस वाली कोस्ट पे सबसे ज्यादा बीच मिलेंगे और सबसे ज्यादा शैलो वाटर है यहाँ का। फिशिंग वगैरह भी इस कोस्ट पे सबसे ज्यादा होती है। तो मुंबई भी उसी का ही पार्ट था। जैसे कि अगर हम देखें तो समझे यहाँ पे मुंबई है, तो मुंबई पूरी तरह से आइलैंड नहीं है और ना ही वो मुंबई इसका पार्ट था इंडिया का। मीन्स कि यहाँ पे क्रीक्स है, छोटी छोटी क्रीक्स या गैप्स थे उसके, ये एक सेपरेट आइलैंड था पहले। पहले ये क्या था, यहाँ पे छोटी छोटी क्रीक्स है, अभी भी तो पहले देखने को मिलेगी कुछ क्रीक्स थी। उस गैप को फिर फिल कर दिया सेडिमेंट्स ने, सेडिमेंट ने उसे फिल कर दिया। जैसे कि अगर तुमने वो देखा हो हाजी अली की दरगाह जो दिखाते हैं उसमें मूवी में,
कि जो हाजी अली की दरगाह है वो बीच में है पानी में, है ना, और वहां से बीच में कुछ रास्ता बना रखा है। तो सेम इस तरह से मुंबई की पोजीशन थी, तो बीच में छोटे छोटे जो गैप थे ना, वो पानी उससे सेडिमेंट से जो रेत वगैरह उससे फिल कर दिए, तब ये मुंबई है पूरा, ये वाला पॉइंट, ये वाला। तो ये था, यहाँ पे रिफ्ट है, तो रिफ्ट माउंटेन होते हैं, वोल्केनिक माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन होते हैं, ठीक है। तो ये है माउंटेन, और रॉकीज जो है ये उत्तरी अमेरिका में है। अब क्यों फोल्ड माउंटेन की क्यों बात हो रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, जिस तरह से भी क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वैसे वैसे जो इनकी पीक्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगी, और मेल्ट होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जो रेनफॉल है, मतलब जो बारिश वहां पे होगी वो पानी के तौर पे, मतलब बारिश होगी, स्नोफॉल नहीं होगा। ऐसा आने वाले टाइम में होने वाला है कि अगर टेम्परेचर जिस तरह से राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से हो रही है, उसी हिसाब से अगर होता रहा ना, तो अब वहां पे स्नोफॉल होना बंद हो जाएगा और वहां पे भी बारिश होगी, ठीक है। और उसके बहुत सारे रिपरकशंस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे सुनामी का एग्जाम्पल है कि सुनामी आएगी तो वो बहुत डेवास्टेटिंग होगी, है ना, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करने वाली होगी, या फिर जो जितने आइलैंड है छोटे छोटे वो सबमर्ज हो जाएंगे, और जो सी कोस्ट है ऑलरेडी हमारी जो सी कोस्ट है वो सबमर्ज है, हो सकता है कि आसपास जो अंडमान निकोबार के छोटे छोटे आइलैंड है वो सब डूब जाए। तो हमारे लिए, मतलब पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक सबसे बड़ा खतरा ये बन जाएगा अगर ये नियर फ्यूचर ये चीजें होती है। तो जो साइंटिस्ट ने अब तक वो की हैं प्रिडिक्ट चीजें, वो हो चुकी हैं, है ना। जैसे कि अगर क्लाइमेट की बात करें, हमारे इंडिया का एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो मॉनसून हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है, मीन्स मॉनसून को हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस साल मॉनसून अच्छा होगा, इस साल मॉनसून खराब होगा, ठीक है। अभी कहा गया था कि मॉनसून जो है वो अल्नीनो ईयर है, ये वाला ईयर अल्नीनो ईयर है। और व्हाट इज अल्नीनो? अल्नीनो सुना है, कभी नाम सुना है? कहते हैं कि अल्नीनो, इस साल अल्नीनो है तो मॉनसून खराब होगा, बारिश हमारे यहाँ पे कम होगी, ऐसा कभी सुना है? देखो, जो ये है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये रशिया, चाइना, ये छोटे छोटे आइलैंड हैं यहाँ पे, ये फिलीपींस हो गया, या यहाँ पर जापान, और इस साइड है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है, और ये वाला जो है ये इंडियन ओशन है, ये वाला। तो अल्नीनो क्या होता है यहाँ पे, यूजुअली यहाँ पे क्या रहती है, कोल्ड करंट रहती है, एक जैसे जिस तरह से रिवर्स होती है ना सरफेस पे, ऐसे ही समुद्र में यानी महासागरों में, सागरों में, ओशंस में करंट्स होती है। करंट्स मीन्स पानी की करंट चलती है, वाटर कैरी करती है वो अपने साथ। तो कुछ कोल्ड होती है, कुछ वार्म होती है। वार्म मीन्स गर्म और कोल्ड मीन्स ठंडी। तो यहाँ पे यूजुअली जो है, यहाँ पे एक करंट रहती है जिसे कहते हैं हम्बोल्ट करंट या पेरुवियन करंट, हम्बोल्ट करंट, या ये जब अभी करेंगे हम, ज्योग्राफी का टाइम ही नहीं मिल पा रहा, उसको करेंगे, ये सब करंट्स हम उसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम्बोल्ट करंट, यूजुअली हम्बोल्ट करंट्स होती है, ठीक है, कि कोल्ड करंट रहती है, ठंडी करंट रहती है, नीचे से ये वाटर को अपवेल करती रहती है, मतलब नीचे से ठंडे पानी को ऊपर भेजती रहती है। तो ये यूजुअली क्या होता है, उस समय दिसंबर के टाइम में, हमारे यहाँ पे जिस समय समर्स है ना, उधर वहां पे दिसंबर चल रहा होगा, ठंड, मतलब इन दिनों वहां पे ठंड वो है, ठंड है।
ठीक है। तो इस क्या होता है कि 5 या 7 साल में ये एक बार होता है फिनोमेना, 4 या 5 साल में, 5 या 7 साल में एक बार होता है कि ये जो है ना हम्बोल्ट करंट, ये वार्म करंट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब हम्बोल्ट करंट हट जाती है और यहाँ पे वार्म वाटर आ जाता है, ठीक है, गर्म पानी। उसकी वजह से यहाँ पे जो करंट डेवलप होती है उसे कहते हैं अल नीनो। ठीक है, ये अल नीनो। अब अल नीनो का क्या मतलब है? अल नीनो का मतलब है चाइल्ड क्राइस। कुछ उसका नाम ऐसे ही है, चाइल्ड क्राइस, कि कुछ, एक सेकंड, इसका ना नाम चाइल्ड क्राइड, क्राइड चाइल्ड कुछ ऐसी है, अल नीनो। हाँ, क्राइस्ट चाइल्ड, क्राइस्ट चाइल्ड, ठीक है, क्राइस्ट चाइल्ड। तो इसे, इसका नाम अल नीनो का, ये शायद इनके नदन जो ये लैटिन अमेरिका है, शायद उस लैंग्वेज में ये लोग बोलते हैं क्राइस्ट चाइल्ड, या कह सकते हैं कि जीसस का चाइल्ड। ठीक है, तो वहां पे दिसंबर में होता है, तो इसलिए इसको ये बोलते हैं अल नीनो। अब इसका हम पे क्या इम्पैक्ट है बेटा? जब ये वार्म होता है ना, ये वार्म होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये, इसकी हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, तो ये यहाँ पे घूमती रहती है। ये हवा जो यहाँ पे जनरेट होएगी ना, एयर, वार्म एयर, वो इंडियन ओशन तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, इंडियन ओशन तक नहीं पहुंच पाएगी, वो यहीं पे सर्कुलेट होगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पे जो इफेक्ट होगा, इसकी वजह से यहाँ पे जो वार्मिंग होगा, उसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे मानसून होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लो प्रेशर होगा यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, तो ये जो विंड है ये इस तरफ नहीं पहुंच पाएंगी। यूजुअली क्या होता था कि यहाँ पे पहले हाई प्रेशर होता था, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर होता था, तो ये किससे जाता है? हाई से लो जाता है कि लो से हाई जाता है? लो से हाई जाता है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक ये सेल क्रिएट हो जाती है। फिर यहाँ पे लो प्रेशर होता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, फिर यहाँ से इधर जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो हमारे हैं एयर जो होती है वो हमारी तरफ, इंडिया की तरफ आएगी। ठीक है, अब जब इंडिया की तरफ आएगी तो वो फिर कहाँ से टकराती है? अफ्रीका से, अफ्रीका की तरफ से टकरा कर वो उस साइड वो हो जाती है डाइवर्ट, और डाइवर्ट होके फिर वो वहां से अब अरेबियन से, सी से और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर हमारे यहाँ बारिश करती है। ठीक है, तो अभी क्या कह रहे थे कि नॉर्मल मानसून नहीं होगा, ऐसे ही होगा, बट मानसून अब की बार जल्दी आ गया। ठीक है, तो मानसून इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि हम इसके बेसिस पे भी नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ क्या सिचुएशन रहेगी, क्योंकि उसके और भी वो है, अलग अलग रीजन है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ, टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर अगर राइज हुआ, तो हमारे यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट पूरा पूरा पड़ेगा, हो सकता है मानसून पर भी पड़े। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग का हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट यूरोपियन कंट्री में देखने को मिल रहा है। जैसे कि कनाडा में अभी फॉरेस्ट फायर हुई है, कनाडा में इतना जो कनाडा है, कनाडा में इतना टेम्परेचर कैसे चला गया कि वहां पे फॉरेस्ट में फायर लग गई, है ना, यूजुअली। और अभी लास्ट ईयर फ्रांस में, यूरोपियन जो कुछ कंट्रीज है, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो गया था। वहां पे यूजुअली रहता है 19, 18 ड्यूरिंग समर, लेकिन उनका 30 के आसपास उनका पहुंच गया था। ठीक है, फॉरेन है, तो ये वहां पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब हाल ही में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 चर्चा में है। ये किससे संबंधित है? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, ये एक अभी बिल पारित हुआ है, पारित तो नहीं, अभी कंसिडरेशन में है, क्योंकि अभी ये बिल है। अब इस बिल के तहत क्या है, जो एग्जिस्टिंग बॉडीज है,
साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, एक बोर्ड था साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, उसको रिपील कर दिया गया है और उसकी जगह पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ला रहे हैं। अब इसे क्यों ला रहे हैं? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे तकनीकी शोध होता था, वैज्ञानिक जो रिसर्च वगैरह होती है, वो पहले सर्व के अंडर में होती थी। सर्व मतलब ये SERB, साइंटिफिक इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इसके तहत होती थी। और ये किसके अंदर काम करता था? साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, उसके तहत काम करता था। बट अब ये नई एक बॉडी लाने की इन्होंने बात कही है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एस्टैब्लिश करेंगे। और जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। तो ये एक बॉडी रहेगी, इसके जो अध्यक्ष रहेंगे, एक्स ऑफिशियो जो प्रेसिडेंट रहेंगे, वो रहेंगे प्रधानमंत्री। और इसमें कुछ यूनियन मिनिस्टर्स भी रहेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को भी इसमें ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री है, ये उसके वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री रहेगी, वो उसमें से जो उसके वो है ना, हाँ, उसके वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। प्रेसिडेंट रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, और जो शिक्षा मंत्री रहेंगे वो उसके वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। तो ये एक बॉडी क्रिएट की गई है और जो इसका उद्देश्य है कि नेशनल जो रिसर्च है उसको एक स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देना। जैसे कि हम अगर देखा जाए तो देश में रिसर्च में सबसे ज्यादा पीछे हमारी कंट्री है। मतलब अगर हम यूएस से और चाइना से कंपेयर करें तो वो साल में हमसे ज्यादा सैटेलाइट, हमसे ज्यादा चीजें वो करते हैं, स्पेस में भेजते हैं। तो अगर स्पेस की बात करें तो सबसे ज्यादा यूएस और चाइना ऊपर है। और अगर मेडिसिन की बात करें, बाकी रिसर्च की बात करें, तो हमें सारी चीजें, आधे से ज्यादा मेडिसिन हमें या तो यूएस से करनी पड़ रही है इम्पोर्ट, या फिर चाइना से। सबसे ज्यादा हम चाइना पे डिपेंडेंट है। तो ऐसा रिसर्च फाउंडेशन हो कि हमारे यहाँ पर ही वो सारी मेडिसिन, वो सारी चीजें हमारे यहाँ पर ही बन सके, जिससे कि हम दूसरी कंट्री पर रिलाय ना करें। नेक्स्ट है, किस संस्था ने एक रिपोर्ट में कहा कि 2022 में 2022 में ट्रॉपिकल एरियाज में वनों में गिरावट आई है। तो ये एक रिसर्च आई है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच करके, और इसने ये कहा है कि 2022 में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा कम हुए हैं। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं? एक तो फॉरेस्ट किस किस कितने कितने टाइप के होते हैं। जो ये है इसे तो हम कहते हैं टेम्परेट, दोनों तरफ टेम्परेट, ये भी टेम्परेट। ये जो जोन है इसे कहेंगे फ्रिजिड। ये परमानेंटली फ्रीज्ड रहता है, मतलब जमा हुआ रहता है, यहाँ पे बर्फ रहती है, फ्रिजिड। और देखो ये वाली जो लाइन है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर। और इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये क्या है? जीरो इक्वेटर, इक्वेटर। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास जो फॉरेस्ट है, यहाँ ये जो फॉरेस्ट होंगे, ये इनको कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और जो कैप्रिकॉर्न के आसपास होंगे यहाँ पर, इनको कहते हैं, ये दोनों ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ठीक है। और जो इक्वेटर है, इक्वेटर भी ट्रॉपिक्स में ही आता है। बट इक्वेटर में जो वो होता है फॉरेस्ट, वो रहते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। क्योंकि परमानेंटली यहाँ पे सन की, अगर हम लाइट की बात करें तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है इक्वेटर पे। और यहाँ पे ना परमानेंटली बारिश होती रहती है। मतलब दिन में स्काई वो रहेगा ओपन, और शाम में यहाँ बारिश होनी होनी है। ठीक है। तो यहाँ पे है, इसी ट्रॉपिक्स में कौन है? इंडिया भी हम इसी ट्रॉपिक्स में है। ठीक है। जहां जहां से ये लाइन गुजरती है वो कंट्रीज ट्रॉपिक्स में है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा? वार्म रहता है। ठीक है। और ज्यादातर जो मंथ है यहाँ पे, समर मंथ ज्यादा रहता है, समर का जो टाइम रहता है ज्यादा रहता है। अगर इंडिया में भी देखो तो समर का टाइम ज्यादा है। और बारिश ठीक ठाक होती है, वो होती है इसमें रेनी सीजन में, सीजन के हिसाब से डिवाइडेड है।
तो यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट है उसमें कहा है कि 2022 में बहुत कमी आई है। ठीक है, अब कमी के 2-3 कारण है। देखो अगर नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में सिर्फ एक कारण है, दैट इज फॉरेस्ट फायर। ठीक है, फॉरेस्ट फायर। अगर नेचुरल में फॉरेस्ट कम हो रहा है तो वो सिर्फ फॉरेस्ट फायर की वजह से होता है। और फॉरेस्ट फायर में भी ऐसा होता है कि एक बार अगर लग गई तो फिर नेचुरल जो कंडीशन है वो डेवलप हो जाएंगे, वो उग जाते हैं फिर से, लेकिन उनको उगने में, बड़ा होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है फॉरेस्ट फायर। लेकिन अगर हम मैन मेड देखें, एंथ्रोपोजेनिक जो फैक्टर है वो ज्यादा है। कौन कौन से? डिफोरेस्टेशन सबसे बड़ा, डिफोरेस्टेशन। और डिफोरेस्टेशन किस किस के लिए हो रहा है? एग्रीकल्चर के लिए या इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। ठीक है, या जो रेजिडेंशियल है वो चीजें सेटअप करने के लिए फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस संस्था ने कहा है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने, कि 2022 में इसमें गिरावट आई है। नेक्स्ट है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जारी कौन करता है? तो ये है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। इन्होंने हाल ही में ये बताया कि 2022 में इसमें कमी आई है। ये लोग कंटिन्यूसली वार्न कर रहे हैं वर्ल्ड को, बट बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। और हमारी कंट्री देखो फुल्ली कोऑपरेट कर रही है इस चीज में। और हमारे यहाँ पे इलीगली इस तरह से डिफोरेस्टेशन होता भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, एनवायरमेंटल एक पूरी संस्था है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज और ये सब करके। उस मिनिस्ट्री के तहत ये है कि अब अगर आपको कहीं पे कुछ बनाना है, ठीक है, जैसे कि केरला में एक लाइन जानी है, उसे सिल्वर लाइन के नाम से कह रहे हैं। मतलब केरला को, जो नॉर्थ केरला है, नॉर्थ केरला को साउथ से जोड़ने के लिए एक पूरा ट्रेन का ट्रैक बिछाना था, ट्रेन का। ठीक है, उसे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो उसके लिए एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस नहीं दी थी, बहुत आसानी से क्लियरेंस नहीं दी कि इतने इतने मैंडेट आपको पूरे करने पड़ेंगे तब हम देंगे, क्योंकि उस वो बेटा पार्ट आता वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। ठीक है, तो इसलिए आसानी से हम उसको क्लियर करने के लिए नहीं परमिशन दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे फिर भी बहुत रिजिड बने हुए हैं कानून, कि अगर तुम ये कहोगे किसी फॉरेस्ट एरिया से तुम्हें मेट्रो निकालनी है तो तुम्हें पहले जो भी एक्टिविस्ट वगैरह है वो पहले ही फाइल कर देंगे तुम्हारे खिलाफ केस, कि हम यहाँ से नहीं जाने देंगे, एनवायरमेंट को नुकसान। जैसे कि जिस जिस तरह से नोएडा में ट्विन टावर गिरा था ना, ट्विन टावर नोएडा में, सेम ऐसे ही केरला में एक टावर था, उसका वो बहुत फेमस सा था प्रोजेक्ट, और उन्होंने कोस्ट पे बना रखा था। बहुत अच्छी बिल्डिंग बना रखी थी, जैसे ट्विन टावर था सेम ऐसे ही, बट ट्विन नहीं था, बट बहुत अच्छी बिल्डिंग थी। और सुप्रीम कोर्ट में किसी ने डाल दिया केस कि ये आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, और आप यहाँ पे EEZ के आसपास ये चीजें नहीं बना सकते हैं। ढा दिया था वो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गिरवा दो, क्योंकि यहाँ से हम पोस्ट पे आपको अलाउ नहीं कर सकते कि आप यहाँ के एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब लोग वहां रहेंगे तो पोल्यूशन भी होगा, पोल्यूशन होगा तो वहाँ के मेरीन एनिमल है, वहाँ की जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो वो गिरवा दिया था टावर। तो इस तरह की चीजें हैं हमारे यहाँ पे, फिर भी कानून अच्छे बने हुए हैं, और जिस तरह से कि हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर भी काफी ज्यादा है। दूसरा है मीरा पेपिस का संबंध किस संस्था है, किससे है? मीरा पेपिस एक ग्रुप है विमेन का, जो कि मणिपुर में काम कर रहा है। और ये जो मीटी ट्राइब है, मीटी और कुकी जोमी ट्राइब जो चर्चा में है अभी भी हाल ही में, उनके बीच में जो क्लैश हो रहा था, ये मीटी ट्राइब का एक ग्रुप है जो कि वहां पे ये सारी चीजें देख रहा है। एक तरह से ये वाला जो ग्रुप है मीरा पेपिस, इसे मदर ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। ये सभी जो सोसाइटी के लोग हैं, एक तरह की ये एक्टिविस्ट है, लोगों को समझा रही हैं, लोगों को बता रही हैं चीजों के बारे में। तो एक तरह का ये पूरा ग्रुप है मीरा पेपिस का। ठीक है, और नेक्स्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। भारत कौन से स्थान पर है इसमें? तो कम्पिटिटिव इंडेक्स जो है ये जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। और इसमें क्या देखा जाता है, ज्यादातर जो चीजें देखी जाती है, एक तो एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कंपेंसेशन लेवल्स और इम्प्रूवमेंट इन पोल्यूशन कंट्रोल। जो ये कुछ मेजर्स है जो देखे जाते हैं।
कंपेटिटिव मतलब अदर कंट्री के हिसाब से हमारा जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है वो कितना है, और कंपेंसेशन लेवल्स हमारा कितना है, और पोल्यूशन पे कितना कंट्रोल हम कर रहे हैं, वो सारी चीजें देखी जाती है। तो उस पैमाने में 40वें स्थान पर अभी भी इंडिया है। एक्सचेंज रेट अगर देखा जाए तो ये एक इकोनॉमिक टर्म है, जिसमें एक्सचेंज रेट जो होता है हमारे रुपीज के, मतलब हमारे रुपीज के हिसाब से डॉलर में कितना वो कन्वर्ट हो सकता है, कितना एक्सचेंज रेट, उसका एक रेट रहता है कि हमारे रुपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर कितनी है, कितने डॉलर इन टर्म्स ऑफ है ना। तो वो एक तरह का एक्सचेंज रेट होता है जो कि इकोनॉमिक टर्म है, और ये इकोनॉमी में ज्यादा यूज होता है, ट्रेड वगैरह में। तो इसमें तीन चीजें हैं, एक्सचेंज रेट, कंपनसेशन लेवल और इम्प्रूवमेंट इन पॉल्यूशन कंट्रोल। नेक्स्ट है 64वीं ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी मीट कहाँ हुई है, GEF। तो जो ये ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी जो हुई है मीट, ये ब्राजील में हुई है, और इसमें 1.4 बिलियन डॉलर अप्रूव हुए हैं, किसके लिए, क्लाइमेट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, और पोल्यूशन इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये फंड अलॉट हुआ है। तो दिस इज फॉर ऑल, बस यही पूछा जाएगा कि कहाँ पे हुई है और क्या क्या थे इसके, मतलब किन किन पैमानों पे ये हुई है। तो अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ तीन उसके लिए अप्रूव हुई है। सबसे पहला तो एक तो क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी और पोल्यूशन।